नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ यानी गणित का मॉडल पेपर देखेंगे, मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो कि यह दूसरा मॉडल क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले मैं मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 करा चुका हूं, जिसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर उसे अवश्य चेक करें। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है 33.328 में 2 का स्थानीय मान आपको बताना है। तो आप जिसका स्थानीय मान ज्ञात करना है, उसके अलावा सभी संख्याओं को शून्य कर दें तो हो जाएगा 0.002। ठीक है दोस्तों, यह हो गया। इसके अलावा दशमलव के बाद किसी संख्या के बाद शून्य लगा है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इसके अलावा दशमलव के पहले भी शून्य की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 0.02 या फिर 0.02, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसके अलावा आप चाहें तो यह दशमलव हटा लें तो बटे में आ जाएगा आपका 100, और इसके अलावा बाकी संख्याओं को हटाएंगे और फिर से इसको वापस भेजेंगे तो वह आपका उत्तर आ जाएगा 0.02। ठीक है दोस्तों, तो आपको जिस प्रकार से यह समझ में आ गया हो उस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है x-7 और x-9 का गुणनफल आपको बताना है। तो पहले हम गुणा करेंगे x का x के साथ, तो x² हो जाएगा। जिसके बाद हम x का गुणा करेंगे 9 के साथ, जो माइनस में है तो -9x आ जाएगा। इसके अलावा 7 का गुणा करेंगे x के साथ, तो 7 माइनस में है और x प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और -7x हो जाएगा। इसके अलावा 7 का जब हम 9 से गुणा करेंगे, दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 नवा 63 हो जाएगा। जिसके बाद जो x वाला टर्म है उसको हम जोड़ लेंगे तो x² माइनस 16x प्लस 63 आ जाएगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, जो है एक त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है 45 वर्ग सेंटीमीटर और आधार दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। आपसे त्रिभुज की ऊंचाई पूछ रहा है। तो दोस्तों, जब भी आपसे या फिर आपको आधार और ऊंचाई के साथ क्षेत्रफल का रिलेशन दिया हो तो फॉर्मूला हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर हाफ आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो जो हमें दिया हुआ है वह हम पुट कर देंगे। तो क्षेत्रफल क्या है, 45 है तो 45 रख दिया। इसके अलावा आधा की जगह आधा और आधार की जगह 15 रख देंगे। इसके अलावा ऊंचाई की जगह हम h मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो बाईं तरफ अंश है और जो दाईं तरफ अंश है उसमें देखेंगे क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, तो 15 तियाँ 45 हो जाएगा। इसके अलावा दाईं तरफ जो हर है वह भाग हो रहा है तो बाईं तरफ आके गुणा हो जाएगा और h की वैल्यू आ जाएगी 3 दूनी 6 सेंटीमीटर, जो आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 56, 70 और 84 का आपको लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, 56, 70 और 84 को लिखेंगे। इसके बाद इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले उस संख्या से विभाजित करेंगे जिससे यह तीनों कट जाएं, तो 2 से भाग देंगे तो 28 बार में 56 और 35 बार में 70 और 42 बार में 84 कट जाएगा। इसके बाद पुनः 2 से करेंगे तो 14 बार में 35 नहीं जाएगा तो इसको ऐसे ही लिखेंगे और 42 जाएगा 21 बार में। इसके बाद हम पुनः 2 से करेंगे तो 2 7 14, इसके अलावा 35 और 21 आ जाएगा। इसके बाद हम करेंगे इसको 3 से तो 3 7 21। ठीक है, और जो नहीं कट रहा है उसको ऐसे ही लिख देंगे। इसके अलावा अब हम करेंगे 5 से तो 5 7 35। अब हम करेंगे 7 से, और 7 से यह तीनों संख्याएं एक एक बार में कट जाएगी, तो हमको तब तक करना होता है जब तक लास्ट में 1 1 1 ना आ जाए। अब यह जो सामने है उसको हम गुणा कर लेंगे और जितना गुणा करने पे आएगा वही हमारा लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा। तो जब हम गुणा करेंगे तो आएगा दोस्तों 840, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जो है समीकरण x/4 प्लस
x/4 प्लस 10 बराबर -4 दिया हुआ है और आपसे x का मान पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, जो बाईं तरफ प्लस का 10 है उसको दाईं तरफ भेजेंगे, यह प्लस का है तो दूसरी तरफ माइनस का हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ से हट जाएगा। तो अब हमारा प्रश्न बचा x/4 बराबर -14। ठीक है दोस्तों, अब बाईं तरफ जो 4 है वह भाग हो रहा है तो दाईं तरफ जाके गुणा हो जाएगा और यहाँ से हट जाएगा। तो अब हमारा बचेगा x बराबर 14 चौके 56 और माइनस लगाए तो माइनस लगाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -56। जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। दोस्तों, अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पे अवश्य क्लिक कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है या फिर आपके प्रश्न पत्र का छठा प्रश्न है कि आपको यह समानुपात में दिया हुआ है और आपसे x का मान पूछ रहा है। तो दोस्तों, समानुपात का नियम क्या होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल जो होता है वह मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो x² बराबर 9 गुणे 16 हो जाएगा और हमें x की वैल्यू चाहिए ना कि x² की, तो हम स्क्वायर दूसरी तरफ भेज देंगे तो दूसरी तरफ जाके वर्गमूल हो जाएगा जिसमें 9 गुणे 16 लिख देंगे और 9 का वर्गमूल होता है 3 और 16 का होता है 4, तो यह उत्तर आ जाएगा 12। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 7, जिसमें आपसे -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है। तो दोस्तों, गुणात्मक प्रतिलोम वह होता है जो दी हुई संख्या में ऐसी संख्या से गुणा करें कि जो हमारा गुणनफल आए वह 1 आ जाए। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो हर है उसको अंश में लिख लीजिए और जो अंश है उसको हर में लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको प्लस का 1 लाना है तो इधर एक बार माइनस है तो आप एक बार और माइनस लिखेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यही जो होगा -9/4 यही आपका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है एक वर्गाकार खेत की भुजा, एक वर्गाकार खेत है दोस्तों, उसकी भुजा दी हुई है 3x + 17 मीटर और आपसे खेत की क्षेत्रफल पूछ रहा है और साथ ही साथ x का मान भी दिया हुआ है। तो आप या तो पहले क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर होता है, वर्ग में फॉर्मूला होता है, तो आप या तो इसका पहले स्क्वायर कर लें, उसके बाद जहाँ जहाँ x दिखाई दे वहाँ -3 रख दें। इसके अलावा आप चाहें तो शुरू में ही x की जगह -3 रख दें जिससे आपको बार बार नहीं रखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 3 गुणे -3 + 17, तो यह हो जाएगा 3 × 9 जो कि है माइनस का प्लस 17, जिसको हम हल करेंगे तो आएगा हमारा 8, यानी यह आपकी भुजा आ गई 8। और आपसे वर्गाकार की बात कर रहा है तो वर्गाकार में क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो 8 हमारी भुजा है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 64 मीटर स्क्वायर और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हुए आपको 51 का वर्ग बताना है। तो दोस्तों, इसको आप क्या करेंगे, आप 51 का स्क्वायर बराबर इसको आप अपने अनुरूप ब्रेक करके 50 + 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जिसके बाद यह a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा जिसमें a² + b² + 2ab हो जाएगा, जिसको हम हल करेंगे तो 50 का स्क्वायर 2500 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इसके अलावा 50 दूनी 100 हो जाएगा, यानी इसको हम जोड़ेंगे 2500 + 1 + 100 यानी 2601 जो होगा वह आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 10, जिसमें कह रहा है टैली चिन्ह लगाकर निम्नांकित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। यानी आपको बारंबारता सारणी बनानी है टैली चिन्ह के अनुसार। तो आप 3 कॉलम बनाएंगे। ठीक है दोस्तों,
जिसमें पहला आपका वर्ग अंतराल होगा, दूसरा आपका बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी होगी, और तीसरा जो हो जाएगा वह टैली चिन्ह हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको वर्ग अंतराल इस प्रकार बनाएंगे जिस प्रकार आपके आंकड़े दिए हुए हैं। तो आप देख रहे होंगे आंकड़े जो हैं आपके 10 से 20 के बीच में दिए हुए हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि पहला मेरा जो आंकड़ा है वह 11 से 15 है, और दूसरा हम मानते हैं 16 से 20 है। ठीक है दोस्तों, आप चाहें तो 10 से 15 भी मान सकते हैं और 15 से 20 भी मान सकते हैं। आप अपने अनुसार, यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं हुआ है वर्ग अंतराल कितने का बनाइए, तो आप अपने अनुसार बना सकते हैं। तो 11 से 15 के बीच में जो संख्याएं हैं वह टोटल 9 संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो टैली आप बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अलावा 16 से 20 के बीच में है सिर्फ 3 संख्याएं, जो कि है 16 3 बार दिया हुआ है। तो यहाँ आप लिखेंगे बारंबारता में 3 और टैली में बनाएंगे 1 2 3, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं जो है x² माइनस 8x प्लस 7 का गुणनखंड करना है। तो दोस्तों जो सबसे आखिरी संख्या है बिना x वाली, उसका आपको x² के कोफिशिएंट के साथ गुणा करना होता है, परंतु x² के साथ कोई भी नंबर नहीं है, तो हम मानेंगे कि वह नंबर 1 है और 7 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 7 आ जाएगा। इसके अलावा 7 के आगे जो चिन्ह लगा है प्लस का, यानी 7 के आप गुणनखंड कीजिए और उसके बाद उस गुणनखंडों को प्लस कीजिए, तो यह मिडिल टर्म आ जाए 8। तो 7 के गुणनखंड होंगे 1 और 7, जिसको हम जोड़ते हैं तो मिडिल टर्म आ जाएगा 8, यानी हम 8 की जगह पे 1 + 7 लिख सकते हैं। तो प्रश्न हो जाएगा x² माइनस 1 + 7, और बाहर x ऐसे ही लिख देंगे +7। इसके बाद हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x² माइनस 1x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 7x प्लस 7। अब हम शुरू के दो जो पद हैं उसमें से जो कॉमन मिल रहा है कॉमन ले लेंगे। इसके अलावा जो आखिरी के पद हैं उसमें से भी जो कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप देख रहे होंगे एक ब्रैकेट में है x-1 और दूसरे ब्रैकेट में भी है x-1, तो हम x-1 को कॉमन ले लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में हमारा बचेगा x-7, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह पेपर की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो पहला प्रश्न है, या फिर आपके प्रश्न पत्र का 12वां प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 112 सेकंड में पार करती है और खंभे को वह 12/5 सेकंड में पार करती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कई बार पेपर में 5 सही 2/5 भी लिख के आता है, जिसको आप बदलेंगे विषम भिन्न में तो 12/5 ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको रेलगाड़ी की लंबाई और रेलगाड़ी की चाल जो है वह किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले आप यह समझिए कि रेलगाड़ी की स्पीड जो है वह अगर प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो अगर यह प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म के साथ साथ वह खुद की भी डिस्टेंस या पूरी डिस्टेंस पार करेगी। तो क्या हो जाएगा, जब हम फॉर्मूला रखेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय, तो जब हम प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो दूरी में उसकी स्वयं की जो लंबाई होगी वह भी जुड़ जाएगी। तो रेल की आपको लंबाई नहीं दी है तो x मानेंगे, और x में प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाएगी और बटे में समय कितना है 12 सेकेंड, तो यह हो जाएगा। इसके अलावा जो चाल है उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो जो दूसरा हमें दिया हुआ है उसको भी हम इसी के बराबर रख देंगे, जहाँ से हमें x की वैल्यू आ जाएगी यानी ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जब हम किसी खंभे को पार करेंगे तो ट्रेन जो होगी वह सिर्फ और सिर्फ अपनी स्वयं की डिस्टेंस पार करेगी। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, यहाँ उसकी स्वयं की डिस्टेंस हो जाएगी यानी दूरी हो जाएगी, और इसके बाद समय क्या है 12/5 है, तो 12/5 लिखेंगे, जिसमें से 5 जो है वह ऊपर आ जाएगा क्योंकि यह इस प्रकार गुणा हो जाता है। इसके बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे।
ठीक है दोस्तों। या फिर आप देख रहे हैं बीच में इक्वल का साइन लगा है और बाईं तरफ भी 12 है और दाईं तरफ भी 12 है, तो दोनों कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, x प्लस 120 बराबर 5x। तो 5 या x दूसरी तरफ भेजेंगे तो 4x बराबर 120 बचा, जहाँ से 4 से अगर 120 को काटते हैं तो 30 बार में कट जाता है, यानी आपकी जो रेलगाड़ी की लंबाई आ गई वह 30 मीटर आ गई। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, रेलगाड़ी की चाल बतानी है। तो चाल बराबर दूरी बटे में समय होता है, जहाँ पे आपको रेलगाड़ी की लंबाई पता चल गई तो x की जगह आप 30 रख दें, तो 30 प्लस 120 हो जाएगा 150, और 150 को आप 12 से भाग कर दें तो आपका आएगा, 150 को 12 से भाग कर दें तो आपका आएगा मीटर पर सेकंड में, परंतु आपको किलोमीटर पर घंटे में चाहिए, तो उसके लिए 18/5 से गुणा कर दें। तो आप 5 से 150 को काट देंगे 30 बार में। इसके अलावा आप क्या करेंगे, यह 3 से 10 बार में, यह 3 चौके 12, इसके अलावा यह 2 पाँचे 10, इसके अलावा यह 2 दूनी के 4, इसके अलावा यह 2 नवा 18, और हर में अब हमारे पास कुछ नहीं बचा और अंश में बचा 9 और 5, जिसका गुणा होगा तो 45 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, x³ y² बटे में xy का होल घात -2 लगा है, जिसको डिवाइड करना है xy बटे में x² y³ की होल घात -3। तो आप क्या करेंगे, बॉडमास के अनुसार पहले आप ब्रैकेट को हल करेंगे। तो ब्रैकेट में क्या है, x³ y² बटे में xy है, तो इसको अगर आप ऊपर भेजते हैं तो इसकी घातें जो हैं वो माइनस में हो जाएंगी, और साथ ही साथ x की घात जो है -1 होगी, तो x की घात जो ऊपर है उसके साथ घट जाएगी, तो 3 में से एक x घटेगा तो x² बचेगा। इसी प्रकार y² में से एक y घात जो है, नीचे एक घात है तो एक घात घटेगी तो y बचेगा, यानी आपने इसको हल कर लिया, जिसके बाद आपके पास बचा x² y की होल घात -2। अब आप इसी प्रकार इसको हल करते हैं तो नीचे x² है जो ऊपर जाएगा तो x की घात -2 हो जाएगा, और उस ऊपर आपके पास +1 पहले से है तो 1 में से 2 घट जाएगा और आपकी x की घात बचेगी -1, और y³ भी जो है वह ऊपर जाएगा तो y की घात -3 हो जाएगा, जिसमें 1 जुड़ेगा तो वह y की घात -2 हो जाएगा, जिसकी होल घात लगी है -3। अभी यह क्या होगा, अंदर गुणा हो जाएगा, तो -3 का जब हम इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x की घात हो जाएगी 3 और y की घात हो जाएगी 6। इसके अलावा यहाँ भाग का निशान लगा है, और इसके अलावा यह भी इसी प्रकार यहाँ गुणा होगा, तो 2 घात लगी है जिसमें गुणा होगा तो -4 आ जाएगा, और यहाँ y की घात -2 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब आपका प्रश्न बचा x की घात -4 y की घात -2 डिवाइडेड बाई x की घात 3 y की घात 6। तो अब आप क्या करेंगे, इसको भी यह भागे का साइन लगाए, यानी यह इसके बटे में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसको पुनः ऊपर भेजेंगे, तो अब हमारे पास क्या बचेगा, x की घात -4 y की घात -2 और बटे में बचा है x की घात 3 y की घात 6। तो यह जब ऊपर जाएगा तो यह x की घात जो है प्लस का 3 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -4 और -3 हो जाएगा x की घात -7, और यह भी जब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और y की घात -2 में जुड़ जाएगी और हो जाएगा x की घात y की घात -8। यह दोनों माइनस में हैं, तो यह भी आपका उत्तर हो सकता है, या फिर इसको प्लस में बदलने के लिए आप पुनः इसको नीचे भेज दें, तो x की घात 7 और y की घात 8 जो है एक बटे में लिख देंगे, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक घनाभ लकड़ी के टुकड़े का आयतन आपको दिया है, घनाभ की बात कर रहा है, जिसका आयतन का फॉर्मूला होता है आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे
ऊंचाई आपको आयतन दिया है 264 और इसके अलावा आपको कह रहा है यदि टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा यानी लंबाई दी है 8, चौड़ाई दी है 6 और आपसे ऊंचाई पूछ रहा है, तो इसके बाद आप इसको हल कर लेंगे तो 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24 फिर से तो 8 से 264 कट जाएगा 33 बार में और इसके बाद 6 से हम इसको काटेंगे तो यह कटेगा 6 पंचे 30, जिसके बाद कटेगा नहीं तो 6 पाँचे 30 फिर से काटेंगे तो दशमलव में 5 लग जाएगा और यही आपका एच आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 15 जो बॉड मास पर आधारित है और इसमें सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं, उसके बाद मझले ब्रैकेट को हल करते हैं और उसके बाद बड़े ब्रैकेट को हल करते हैं। तो उसी प्रकार करेंगे। मझले सबसे पहले छोटे ब्रैकेट में क्या है 13 माइनस 2 गुणे 5 है, तो सबसे पहले बॉड मास में गुणा वाला काम करते हैं। तो 2 गुणे 5 हो जाएगा 10 और 13 में से 10 घटेगा तो बचेगा 3। तो अब हमारे मझले ब्रैकेट में बचा 7 गुणे 8 प्लस 3, तो 7 और 8 56 हो जाएगा और 3 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 59। अब हमारे बड़े ब्रैकेट में बचा 56 माइनस 59, तो 56 में से 59 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 3, तो यह भी बाहर निकल आएगा और 80 के साथ गुणा हो जाएगा तो 8 तिरिके 24 जो कि आएगा 240 और यह माइनस का है तो इसके साथ माइनस लग जाएगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। यह प्रेजेंट की बात हो रही है तो प्रेजेंट में पुत्र की उम्र मानते हैं अगर x तो पिता की उम्र हो जाएगी 4x। इसके अलावा कह रहा है 6 वर्ष बाद कह रहा है तो दोनों में 6 जोड़ लीजिए तो क्या हो रहा है पिता की उम्र जो है वह पुत्र की उम्र की 2.5 गुनी हो जा रही है। तो पिता की उम्र जो है वह पुत्र के उम्र की 2.5 गुनी, तो यहाँ 2.5 हो जाएगा या फिर आप 2.5 को क्या लिख सकते हैं 2 दूनी के 4 प्लस 1 5/2 लिख सकते हैं। तो 2.5 गुनी से 6 वर्ष अधिक हो जाती यानी और यहाँ 6 जुड़ जाएगा। तो यही आपकी इक्वेशन बन गई और आप इसे हल कर लेंगे और x निकालेंगे तो आपके पुत्र की जो वर्तमान आयु होगी वह निकल आएगी। तो इसको आप हल कीजिए, पहले 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ 12 बनेगा, इसके बाद यह टोटल में बटा हो जाएगा तो दूसरी तरफ चला जाएगा और 8x प्लस 12 हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ 5x प्लस 30 प्लस 12 हो जाएगा, दोनों तरफ 12 है तो 12 कट जाएगा। इसके अलावा यह 5x है और तो इधर भेजेंगे और 8x में से घट जाएगा तो 3x बराबर 30 बचेगा, जिसके बाद 3 से 30 को काट देंगे तो 10 आ जाएगा। यानी 10 जो है वह हमने पुत्र की आयु मानी थी तो पुत्र की आयु आ गई 10 और पिता की क्या थी उससे 4 गुनी थी प्रेजेंट में तो पिता की आ जाएगी 40 और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल आपको 0.5 हेक्टेयर दिया हुआ है। ठीक है, यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर दी हुई है, यहाँ मीटर है यहाँ हेक्टेयर है तो हम पहले हेक्टेयर को मीटर में बदल लेंगे। तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर, तो आपको 0.5 यानी आधे हेक्टेयर का पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा 10,000 का 5,000 हो जाएगा। यानी आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है 5,000 मीटर और आपसे एक भुजा दी हुई है और दूसरी भुजा की वैल्यू पूछ रहा है। तो आयत में क्या होता है क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यह हमारा क्षेत्रफल है बराबर हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई, जिसमें लंबाई है 125 जहाँ से हम चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे तो 5,000 को 125 से भाग करेंगे तो चौड़ाई आ जाएगी 40 मीटर। ठीक है दोस्तों, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक न्याय पंचायत में 2x प्लस 3 ग्राम सभाएँ हैं और प्रत्येक इतनी ग्राम सभाएँ हैं और इसमें इतनी इतनी नलकूप हैं। ठीक है दोस्तों, यानी अगर आप मानते हैं तो 3 ग्राम सभाएँ हैं जिसमें 2 नलकूप हैं तो क्या करेंगे दोनों को गुणा कर देंगे तभी तो पता चलेगा कि टोटल कितने हैं। तो इसी प्रकार इन दोनों को भी गुणा कर लेंगे। साथ ही साथ आपको x का मान 1 दिया है तो सबसे पहले आप x की मान यहाँ रख लेंगे जिससे आपको गुणा करने के बाद ना रखना पड़े। तो क्या हो जाएगा यहाँ अगर रखते हैं x की मान 1
तो हो जाएगा 2 × 1 यानी 2 + 3 यानी 5 हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 5 × 1 यानी 5 ही होगा प्लस 6 होगा, तो यह जुड़ के आएगा 12 यानी 5 को अगर हम 12 से गुणा कर देते हैं तो हमारे टोटल नलकूपों की संख्या आ जाएगी जो कि होगी 60। और यहाँ पे आपका प्रश्न पत्र समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी भी प्रश्न में कोई समस्या है तो नीचे कमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ अपने सहपाठियों के साथ शेयर अवश्य करें। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।